वापस उस खबर का रुख जिस पर आज तक लगातार बना हुआ है, क्योंकि मुंबई 93 धमाके केस में आज फैसले का दिन है। पार्ट 2 से माना जा रहा है। पहले में याकूब मेमन को फांसी दे दी गई, लेकिन अब अबू सलेम और मुस्तफा दौसा पर है सबकी नजर। अबू सलेम समेत 7 लोगों पर आज फैसला आना है। ये तस्वीरें देखिए, अबू सलेम जब कोर्ट पहुंचा तब की तस्वीर है। बख्तरबंद गाड़ी में उसे वहां पर पहुंचाया गया है, भारी सुरक्षा के बीच में, और सभी आरोपियों की मौजूदगी में ही फैसला सुनाया जाता है। अब से किसी भी लम्हे वो फैसला आ सकता है, क्योंकि साहिल जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। साहिल, कुछ देर में फैसला। साहिल जोशी हमारे सहयोगी कोर्ट के बाहर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुस्तफा दौसा पहले ही पहुंच गया था, तमाम अन्य आरोपी भी पहुंच गए थे। अबू सलेम पहुंच गया है और अब माना जा रहा है कि कुछ ही देर में वो फैसला आना है, क्योंकि पहले से ही लिखित फैसला होता है जिसको पढ़ा जाता है। साहिल जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं टाडा कोर्ट के बाहर से। साहिल, कितनी देर और? मीडिया के जो कर्मी हैं उन्हें भी अपना आई कार्ड दिखाकर ही कोर्ट रूम में प्रवेश किया जा रहा है। तो कुल मिला के काफी एहतियात बरता जा रहा है और लगभग एक साल बाद आज अभी भी थोड़ा वक्त लग सकता है फैसला आने में, क्योंकि अभी अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमारी संवाददाता विद्या इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद है और उम्मीद करेंगे कि थोड़ी देर में अदालत की कार्रवाई शुरू होने के बाद फैसला शुरू हो जाएगा। हालांकि टाडा अदालत में ये सख्त रूल है कि मोबाइल फोन्स या बाकी चीज़ों को अलाउ नहीं किया जाता। काफ़ी सिक्योरिटी प्रोन ये इलाका माना जाता है और इसी की वजह से अभी थोड़ी देर पहले वहां पर एक सिक्योरिटी ड्रिल भी की गई और उसके बाद अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। शायद इसीलिए अदालत का फैसला आने में थोड़ा वक्त लग रहा है। शम्स, कुछ ही देर में फैसला आने वाला है और अब बड़ी सुरक्षा रहती है, क्योंकि जहां पर मोबाइल लेकर रिपोर्टर जा पाते हैं वहां से तो तुरंत खबर पता चल जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लग सकता है। जी, लग सकता है। और खासतौर पे मुंबई में अगर देखें, चाहे वो पहले के भी केसेस सलमान खान के हिट एंड रन केस हों या उससे पहले, और ये अभी जो फैसला है कोर्ट में मोबाइल और बाकी चीज़ों को लेके ये हर जगह पे है और वहाँ पे भी ये सख्ती है, तो थोड़ा सा वो लगता है। लेकिन टाडा अदालत ने जो टाइम दिया था, 7 लोगों का फैसला आना है। हालांकि इसमें आज कुछ ज़्यादा कवायद कुछ नहीं है, सिर्फ कौन से सेक्शन में कौन दोषी है या दोषी नहीं है, ये अदालत को उनको पढ़ के सुनाना, और इसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो यही होती है कि इस क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे बहस का मौका दिया जाता है और शायद 2 दिन के बाद क्या सज़ा दी जाएगी, जिसको अगर सज़ा दी जानी है उस पर फैसला होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो देरी हुई है, एक तो जो वक्त अगर 11 का था, अबू सलेम 12 के आसपास, 11:30 के बाद ही पहुंचे अदालत में और 7 अक्यूज अब वहीं पर हैं। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे ही ये एक बार कुर्सी पे जज बैठते हैं, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का ज़्यादा उससे वक्त लगना नहीं चाहिए। बिल्कुल। आभा सिंह, आपके नजरिए से समझना चाहेंगे, क्योंकि आज किन धाराओं में दोषी पाया जाता है ये पता चल जाएगा। जाहिर तौर पर फिर उस पर सुनवाई होगी, बहस होगी कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या हो, लेकिन धाराओं जिन धाराओं में दोषी पाया जाता है उससे क्या भनक लग जाएगी एक कि कैसा आखिरकार सजा मिलती है? बिल्कुल भनक लग जाएगी, क्योंकि आप देखिए इन लोगों पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B की धारा लगाई गई है और टाडा एक्ट की, मुस्तफा दौसा में टाडा एक्ट की सेक्शन 3 पार्ट 3 लगाई गई है धारा, जिसमें है कि आपको जो टेररिज्म एक्ट था उसके अबेटमेंट, आपने उसमें भाग लिया और आपने अबेट किया इस टेररिस्ट एक्ट को। तो याकूब मेमन पे भी ये धारा लगी थी अबेटमेंट की, और जो पिछले कन्विक्शंस हुए थे उसमें जिसने भी कॉन्स्पिरेसी और टेररिस्ट एक्ट में पार्ट लिया था उसको फांसी दी गई और आजीवन कारावास दिया गया। जिन आरोपियों पे आर्म्स का था कि उनके पास आर्म्स थे और उन्होंने उसको ट्रांसपोर्ट किया, जैसे अबू सलेम है कि ये आर्म्स लेके गुजरात में गए, ये गए, उनको 14 साल की सजा दी गई थी। और जिन एक्यूज के पास सिर्फ आर्म्स थे लेकिन उन्होंने ट्रांसपोर्ट नहीं किया था, उनको 10 साल की सजा दी गई थी। तो अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखते हैं तो मुझे लगता है चूंकि मुस्तफा दौसा ने RDX की लैंडिंग में बहुत अहम भूमिका निभाई, इन्होंने पाकिस्तान
हिंदुस्तान से यूथ भेजे ट्रेनिंग के लिए, और सबसे बड़ी चीज इन्होंने जो है आर्म्स का जो मूवमेंट था उस पे इनका बहुत बड़ा रोल रहा। कॉन्स्पिरेसी मीटिंग्स में ये रहे, 15 मीटिंग्स में मुस्तफा दौसा रहे हैं। तो जब टाडा एक्ट इन पे लगा हुआ है तो इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 लगाया गया था जो बाद में ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन टेररिस्ट पूरे एक्ट को, बॉम्ब ब्लास्ट में इनका जो अहम भूमिका रही अबेटमेंट की, उसमें मुझे लगता है इनको फांसी दी जा सकती है। लेकिन आज चूंकि सिर्फ ये धाराओं में इनको पाया जाएगा कि इनको ऊपर मान्य है, तो मुझे लगता है कि आर्म्स, मूवमेंट ऑफ आर्म्स और टेररिस्ट एक्ट की कॉन्स्पिरेसी, इन धाराओं में इनके ऊपर आज जज जो है अपना आदेश, ऑर्डर सुनाएंगे। बिल्कुल, इन्हीं मुद्दों पर कि क्या हो सकता है फैसला, क्या मजबूरियां हो सकती हैं पुर्तगाल से हुए संधि की, हमने कुछ ही देर पहले उज्जवल निकम से बात की थी। सुनिए। 302 की धारा लगाई गई है, 302 मर्डर की, और इनके लिए फांसी की सजा भी हो सकती है, क्योंकि याकूब मेमन जिसने, वो तो उस वक्त बॉम्ब ब्लास्ट के धमाके में यहां मुंबई में मौजूद नहीं था, दुबई में टाइगर के साथ भाग गया था। फिर भी हमने ये साबित, क्योंकि पहली ट्रायल तो मैंने चलाई है और वहां 686 विटनेस मैंने एग्जामिन किए हैं, और इसीलिए ये 7 अभियुक्त के खिलाफ मर्डर का चार्ज है, साजिश का चार्ज है, और इसलिए अगर कोर्ट इनको दोषी करार कर देती है तो अबू सलेम छोड़ के बाकी के आरोपी के अभियुक्त के खिलाफ फांसी की सजा की मांग भी प्रोसिक्यूशन कर सकता है। इसको आजीवन कारावास से नहीं होगा, लेकिन मैं दुख से यह कहूंगा कि जिसमें अबू सालेम जैसे शातिर का बड़ा पैगाम पर रोल रहा, जिसने प्रदीप जैन के मर्डर 25 साल तक, अभी तक उसको तो 10-15 साल गुजर गए, अगर यहां भी 25 साल मिलते हैं, अगर वो सेंटेंस कंकरेंट हो जाती है, तो मुझे डर इस बात का है कि अबू सालेम शायद 5 साल के बाद उसकी रिहाई भी हो सकती है, क्योंकि अगर कोर्ट सेंटेंस कंकरेंट करती है क्या कॉन्जिक्यूटिव करती है, यह भी हमें देखना होगा। कॉन्करेंट और कंसेक्यूटिव का भी आपसे समझना चाहेंगे आभा सिंह जी। देखिए, कॉन्करेंट क्या होता है कि 1-2 सजाएं अगर हैं तो दोनों सजाओं की जेल एक साथ चलती है, कि अगर एक सजा में 10 साल दी गई, दूसरे में 15 साल, तो ये नहीं होगा कि पहले 10 साल की सजा खत्म होगी फिर अगली 15 साल की चलेगी, वो टोटल जोड़ के वो उनकी 15 साल की सजा हो जाएगी। तो यही निकम साहब का कहना है कि कहीं ये ना हो कि प्रदीप जैन की सजा वो 15 साल काट चुके हैं और अगर ये 25 साल का होता है तो 10 साल भी नहीं बचते हैं, तो ये कॉन्करेंट और कॉन्जिक्यूटिव हो जाता है, और इसमें अगर उनको फायदा मिलता है तो फिर अबू सलेम बाहर निकल भी सकते हैं, जितनी भी उनकी सजा बचती है। तो मुझे लगता है ये नाइंसाफी होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी की हम नियम नहीं पालन करेंगे तो विजय मल्ल्या को जो हम एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी में लाना चाह रहे हैं, ललित मोदी को लाना चाह रहे हैं और आतंकवादी को लाना चाह रहे हैं, जैसे इनको अभी दोसा को हम दुबई से लाए, अबू सलेम पुर्तगाल से आए, तो हमको एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के रूल मान्य रखने होंगे, तभी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ देगी। ये एक बड़ी मजबूरी बन गई है शम्स जी। बिल्कुल मजबूरी है, क्योंकि आपने एक वादा किया है लिस्बन में जब वो गिरफ्तार हुआ था 2002 में, उसका 2005 में 3 साल तब भी लगे थे कवायद में उसको हिंदुस्तान लाने के लिए, लेकिन आखिर में हमने जब भरोसा दिलाया पुर्तगाल की कोर्ट को कि नहीं है, चूंकि पुर्तगाल में डेथ पेनल्टी है नहीं, तो इसलिए हम उसको नहीं दे सकते, इस शर्त पे लाए हैं। तो बात सिर्फ अबू सालेम की नहीं है, अगर हम उसको डेथ पेनल्टी दे ही नहीं सकते इसलिए कि हिंदुस्तान के, आप याद कभी टॉप मोस्ट दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में है, जिसके बारे में सारी रिपोर्ट आती है। इसके अलावा जो 20 लिस्ट है उसमें बहुत सारे लोग बाहर हैं, तो अगर कल को हम उनको पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं और लाते हैं, और ऐसे कंट्री जिनके साथ हमारा ट्रीटी संबंध है वहां पे लाने में फिर ये केस हमारे खिलाफ जा सकता है कि आपने पुर्तगाल गवर्नमेंट के साथ ये समझौता किया था लेकिन आपने तोड़ा, तो जाहिर सी बात है हमारी जुडिशरी या हमारी सरकार ये कभी ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे भगोड़े हैं जिन्हें देश चलाना, तो लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट पे असर पड़ सकता है, इसलिए ये मुमकिन नहीं। चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो या फिर जिसे आर्थिक आतंकवाद भी इस देश में कहा जाता है, ऐसे भी कई डिफॉल्टर्स हैं जो फिलहाल भगोड़ा बने हुए हैं, अलग अलग देशों में छिपे हुए हैं, वहां पर दिक्कत आ सकती है, और इसीलिए पुर्तगाल से हुई संधि को मानते हुए ही आगे बढ़ना होगा।